हेलो बच्चों, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मतलब हिंदी में कहें तो अम्ल क्षारक एवं लवण या फिर अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो देखिए हमने अब तक आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है जो था धातु एंड अधातु। तो उसमें मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ा था धातु कर्म, जिसको मैंने पूरी तरह से पढ़ के इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में था आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है उस चैप्टर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि जो अम्ल होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं, इसका मतलब ये कि जो भी पदार्थ हम खाएं और वो खाने में खट्टे लग जाएं, इसका मतलब क्या है कि उसमें एसिड है। ठीक है, और ये बात सही भी है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे हमको देखो खाने में इमली है, ठीक है, इमली मुंह में पानी लाए वाला इमली है ये, ठीक है, और नींबू है, ठीक है, नींबू सिरका ये सब खट्टा लगता है। ठीक है, तो जब साइंस डेवलप हुआ तो ये देखा गया कि इमली में पाया जाता है टारटेरिक एसिड। क्या, टारटेरिक एसिड, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं टारटेरिक। हम लोग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, एसिड में कर दिया तो बहुत रॉकेट साइंस कर दिया, कुछ नहीं। तो इमली में पाया जाता है टारटेरिक एसिड। ठीक है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, और सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये देखो पहले के ज़माने में क्या कहा गया कि जो ऐसे पदार्थ जो खाने में कैसे हो, खट्टे हो, उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ये बात सही भी निकली। जैसे हमने इमली खाया है, खट्टी लगी, तो ये देखा गया कि इसमें टारटेरिक अम्ल पाया जा रहा है। ठीक है, नींबू खाया ये भी खट्टा लग गया। ठीक है, ये देखा गया कि इसमें सिट्रिक एसिड में पाया जा रहा है। फिर हमने सिरका खाया, इसमें देखा तो इसमें क्या मिल गया हमको, इसमें एसिटिक एसिड मिल गया। और इसी एसिटिक एसिड के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये इसके नाम से लिया गया। इसको कहते हैं एसिटम, तो इसकी एसिटम से लिया गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखो ये हो गया एसिड वाली बात। पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, एक बात इसमें और कहा जाता था कि जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक पेपर होता है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर ये डिटेक्ट करने में काम आता है कि जो हमारा पदार्थ है वो एसिड है कि बेस है, दैट मीन वो अम्ल है कि क्षार है। और ये जो लिटमस पेपर होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है लाल, ठीक है, और एक होता है नीला। कैसा, नीला। ये जो नीला वाला होता है ये अम्ल को पहचानने में मदद करता है, किसकी पहचानने में, अम्ल के। और जो लाल वाला लिटमस पेपर होता है ये पहचानने में मदद करता है क्षार को। ठीक है, देखो लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, एक होता है लाल, एक होता है नीला। जो लाल लिटमस पेपर है वो क्षार को पहचानने में मदद करता है, और जो नीला लिटमस पेपर है वो किसको पहचानने में मदद करता है, अम्ल को। देखो अगर क्षार है और क्षार में अगर आप लाल लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो ये जो लाल लिटमस पेपर है ये बदल जाता है नीले लिटमस पेपर में। ठीक है, अच्छा ये तो क्षार का डिटेक्शन हो गया। अगर ये लाल से नीला हो गया तब तो क्षार है, अदरवाइज क्षार नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो नीला वाला जो है ये अम्ल के डिटेक्शन में काम आता है। अगर इसको अम्ल में डुबो दे तो क्या होता है, ये लाल हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। तो देखा गया कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। ठीक है, लेकिन भैया हमारी जो साइंस है इतनी आगे निकल चुकी है, ये लिटमस पेपर ऊपर पे अब रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था, आर्हीनियस। ठीक है, क्या नाम था उनका, आर्हीनियस। इन्होंने 1884 में बताया, क्या बताया, देखो आर्हीनियस ने 1884 में ये बताया कि अगर कोई पदार्थ पानी में डाला जाए, तो
तो अगर वो पानी में H+ आयन दे दे, ठीक है, अगर उसको पानी में हम घोल दे और वो H+ आयन दे दे तो उसे हम कहेंगे अम्ल। लो पीला, बदल गई परिभाषा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अम्ल। लेकिन अगर वो पानी में डालने पर वो H- आयन दे दे तो उसको हम कहेंगे क्या, क्षार, ठीक है, क्या कहेंगे, क्षार। देखो आर्हेनियस साहब ने 1884 में क्या कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को पानी में डाल दें और वह पदार्थ अगर H+ दे दे तो उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और अगर वो पदार्थ पानी में डालने के बाद OH- आयन दे तो उसके क्या कहेंगे, क्षार। सिंपल सी परिभाषा। तो आर्हेनियस साहब ने ये कहा कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं उनको कहते हैं अम्ल, ठीक है, और ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद OH- देते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे EX एग्जाम्पल, जैसे HCl आप जानते हैं अम्ल होता है, ये अगर इसको आप पानी में डालो ना तो ये टूट जाता है, कैसे, H+ और Cl- में, ये हो गया अम्ल। और जैसे एसिटिक एसिड का भी मैंने नाम लिया, देखो CH3COOH, इसको आप पानी में डालोगे तो टूटेगा H+ में और साथ में टूटेगा CH3COO- में, ठीक है। और भी एसिड जैसे मान लो HNO3, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, अगर इसको पानी में डालोगे तो टूटेगा H+ में और साथ में NO3- में, ठीक है। और एग्जाम्पल दूँ, जैसे H2SO4, ठीक है, अगर इसको पानी में आप घोलते हो तो ये टूटेगा किस में, H+ में और साथ में HSO4-, और ये जो HSO4- है फिर से टूटता है तो H+ देगा और SO4 देगा, तो इस रिएक्शन को हम पूरा इस तरह से लिख सकते हैं कि 2H+ और SO4-, ठीक है। तो देखो आर्हेनियस साहब ने ये कहा कि अगर किसी पदार्थ, कब कहा, 1884 में कहा, और ये कहा कि अगर किसी पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं और OH+ आयन दे तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो ये Cl है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, अगर इसको पानी में डाल दो तो H+ और Cl- देगा। ये देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को अगर पानी में डाल रहे हो तो क्या देगा, ये H बाहर निकल गया और CH3COO- ये हो गया, ठीक है। और देखो अगर हम HNO3 मतलब इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को अगर हम पानी में डालें तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और साथ में HNO3- और H2SO4 अगर हम पानी में डालें तो क्या बनाएगा, 2H+ बाहर निकाल लेगा और क्या बनाएगा, SO4-, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अम्ल, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। अच्छा अब हम आर्हेनियस के अनुसार क्षार देखते हैं, ठीक, देखो क्षार, इसके अनुसार देखो एग्जाम्पल, क्षार के एग्जाम्पल देखो, जैसे NaOH, ठीक है, ये पानी में डालो तो कैसे टूटेगा, Na+ और टूटेगा OH- में, ठीक है। और एग्जांपल देखो जैसे MgOH का ट्वाइस, अगर इसको आप पानी में डाल दो, ठीक है, पानी में डाल दिया कैसे टूटेगा, Mg2+ + 2OH-, ऐसे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ये टूटेगा पानी में डाल दोगे तो कैसे, Ca2+ + 2OH-, ठीक है। बस ऐसे कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो आर्हेनियस साहब ने क्या कहा, आर्हेनियस साहब ने ये कहा 1884 ईस्वी में कहा कि अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसको पानी में डालने के बाद वो टूट रहा है और टूटने के फलस्वरूप वो पानी में H+ आयन दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चा लोग, उसको अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो जैसे HCl हो गया और CH3COOH हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, सब क्या है, ये सब अम्ल है जो पानी में टूटने के बाद, घुलने के बाद क्या दे, H+ आयन दे। अच्छा दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने के बाद क्या दे, OH- दे, तो हमें क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। देखो मैंने क्षार लिखा है, एग्जाम्पल की जैसे बात करते हैं, NaOH हो गया, MgOH का ट्वाइस हो गया, एक CaOH का ट्वाइस हो गया, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक,
साइड, ये आर्हेनियस साहब है, ये 1884 है, ये पानी है, ये H+ है, ये अम्ल है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सबको मैंने देखो मिटा दिया। अब आगे चलते हैं। देखो आर्हेनियस साहब ने जो बात बताई भैया सही तो बताई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सही बात बताई थी आर्हेनियस साहब ने, लेकिन कुछ इनकी कमियां रह गई। ठीक है, देखो आर्हेनियस साहब ने क्या कहा, देखो अगर आप आर्हेनियस के अनुसार किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहोगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, आप बिना पानी के अम्ल और क्षार नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो आर्हेनियस साहब की जो पहली कमी थी वो क्या थी कि इनके लिए जलीय माध्यम का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तभी आप आर्हेनियस के अम्ल और क्षारों का आप निर्णय कर पाओगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमारा जो माध्यम होता है वो जलीय ना होकर कोई और माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड का मीडियम हो गया, या फिर दूसरा मीडियम NH3 का मीडियम हो गया। तो ये चीज़ हर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको इतना जान लीजिए कि ये सिर्फ जलीय माध्यम में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा दूसरी इनकी कमी क्या थी, इन्होंने ये कहा कि वे ही पदार्थ अम्लीय हैं जो H+ और OH- को रिलीज करे, वही अम्लीय और क्षारीय हैं। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल भी ज्ञात हैं जो H+ आयन को रिलीज नहीं करते, नहीं निकालते हैं, जैसे AlCl3 और देखो BF3। तो ये सब ऐसे अम्ल हैं जिनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो बेचारे देंगे कहाँ से, लेकिन फिर भी ये अम्ल हैं। यहाँ पे इनकी जो थ्योरी थी आर्हेनियस साहब की वो फेल हो जाती है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था क्षार के लिए, उन्होंने ये कहा था कि भैया क्षार वे पदार्थ हैं जो OH को रिलीज करें, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ देखे गए जो जैसे मान लो NaCO3, ठीक है, CaCO3, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो OH आयन को नहीं निकालते हैं, लेकिन इवन फिर भी ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो ये आर्हेनियस साहब की कमी हो गई। ठीक है, देखो आर्हेनियस साहब की कमी क्या हो गई, पहली कमी क्या है कि इनके लिए जलीय माध्यम का होना अनिवार्य है। बिना आप जल के आर्हेनियस के एसिड को या फिर बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ अम्ल ऐसे थे जो H+ नहीं रखते थे फिर भी वो अम्ल थे। और दूसरा, कुछ क्षार ऐसे थे जो OH आयन रिलीज नहीं करते थे, नहीं निकालते थे, तब पर भी वे क्षार थे। ठीक है, तो ये हो गया आर्हेनियस साहब की थ्योरी खत्म। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, ब्रांस्टेड लॉरी जिनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी, मतलब अपना जो नियम दिया था वो दिया था 1923 में। ठीक है, 1923 में इन्होंने अपना नियम दिया था। दो साइंटिस्ट हुए थे, एक का नाम था ब्रांस्टेड और दूसरे का नाम था लॉरी। ठीक है, एक का नाम क्या था, ब्रांस्टेड, एक दूसरे का नाम क्या था, लॉरी। अब इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे इसका नाम दे दिया गया ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी हिंदी में कहे तो ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी, या फिर इसको क्या कहते हैं, सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी ये कहती है कि ऐसे पदार्थ जो H+ को ग्रहण करे, क्या करे, ग्रहण करे, उनको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं, क्षार। और ऐसे पदार्थ जो H+ का त्याग करे, क्या करे, त्याग करे, उनको कहते हैं अम्ल। ठीक है, देखिए बड़ी सुंदर बात है। ब्रांस्टेड लॉरी कब आए थे, दो साइंटिस्ट आए थे 1923 में, एक थे ब्रांस्टेड, दूसरे थे लॉरी। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जो कि इन्हीं के नाम के ऊपर रख दिया गया ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी, या फिर कहा गया ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो सिद्धांत है इसमें यह कहा है कि जो पदार्थ होते हैं अगर वो H+ को ग्रहण कर रहे हैं, देखो अगर वो H+ को ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, क्षार होंगे, और अगर वो H+ का त्याग कर रहे हैं तो क्या होंगे,
अम्ल होंगे। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, तो जो उनके आर्यनियस साहब से नहीं डिफाइन हो पा रहे थे वो यहाँ से डिफाइन हो जाते हैं। जैसे मान लो कि HCl तो आप जानते हैं एसिड है, ठीक है, लेकिन अमोनिया क्या आपको लगता है कि ये OH देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो OH आएगा कहाँ से? अब OH में देखो ऑक्सीजन है और इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ये देखो ये अम्ल है और ये क्षार है, लेकिन ये आर्यनियस साहब नहीं दिखा पा रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये देखो है अम्ल और ये क्या है? ये है क्षार। ठीक है, देखो अब ये जो दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाएंगे सोचो, NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, बेसिकली देखो ये क्या बनाते हैं, ये बनाता है NH4Cl। ठीक है, ये बनता है लेकिन ये फिर से टूट जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप का होता है तो इस फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, देखो ये देखो अम्ल है और ये देखो क्षार है। ठीक है, देखो ब्राउनस्टीन-लॉरी साहब ने क्या कहा था कि ऐसे पदार्थ जो H+ का त्याग करें उन्हें क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। देखो ये जो HCl होता है ये टूट जाता है किसमें? H+ में और Cl- में। ठीक है, और जब ये H+ में टूटा तो ये देखो अमोनिया के पास होता है एक लोन पेयर। ठीक है, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन युग्म से ये H+ को पकड़ लेता है। ठीक है, और जब H+ को पकड़ लिया तो ये बनाता है NH4+। अच्छा अब बताओ, क्या इस अमोनिया ने क्या H+ को पकड़ा, क्या ग्रहण किया? अगर ये ग्रहण किया तो क्या होगा? ये क्षार होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यही था ब्राउनस्टीन-लॉरी साहब का नियम। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे पदार्थ जो H+ को ग्रहण करें उन्हें क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, और ऐसे पदार्थ जो H+ को त्यागे उन्हें क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, अम्ल क्षार। ठीक है ना? अच्छा देखो इधर बात हम लोग, अब देखो ये जो पदार्थ है NH4+, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी आयन प्रेजेंट हो वो अनस्टेबल होता ही होता है, कितना भी स्टेबल क्यों ना हो वो अनस्टेबल होता है। वो टूटना चाहता है, विखंडित होना चाहता है एक ऐसे पदार्थ में जो न्यूट्रल हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। देखो ये जो पदार्थ है, ये जो NH4+ है, टूटना चाहेगा, और किस में टूटना चाहेगा? NH3 में और H+ में। देखो NH4+ टूटना चाहेगा किस में? NH3 में और H+ में। अब ये जो पदार्थ होता है ये अमोनिया जानते हैं आप, बहुत ही स्टेबल टाइप का है। ठीक है, बहुत ही अस्थाई कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखो ये NH4+ क्या कर रहा है, NH4+ क्या कर रहा है, ये देखो हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, मतलब ये अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, अम्ल की तरह मतलब व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल। ठीक है, और ये देखो जो है Cl- ये भी आयन, ये भी अनस्टेबल होगा, तो इसलिए इसको ये H+ को तलाश करता है। और अगर इसको H+ मिल जाता है तो देखो क्या करता है, देखो अगर इसको H+ मिल गया तो क्या बनेगा? HCl। ठीक है, मतलब ये H+ को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षार होगा। इसको कहते हैं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। ठीक है, आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ये क्षार और ये अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं कांजुगेटेड एसिड बेस, या फिर इसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार। ठीक है, देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, इधर का एक तरफ का अम्ल, एक तरफ का क्षार। ठीक है, और ये देखो इधर भी एक, देखो ये अम्ल है और ये देखो क्षार है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ठीक है, संयुग्मी अम्ल क्षार लिख देते हैं ऊपर, संयुग्मी अम्ल
क्षार। ठीक, आई बात समझ में? देखो ये अम्ल की तरह बिहेव कर रहा था, ये क्षार की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए हमने इसको कह दिया संयुग्मी क्षार और इसको क्या कह दिया संयुग्मी अम्ल। ठीक है, अच्छा दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया संयुग्मी अम्ल एवं क्षार युग्म। देखो ये दो है ना, इसलिए इसको युग्म भी कह सकते हैं। युग्म, युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा, युग्म। यहाँ भी युग्म कर लो, युग्म यहाँ पे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर लो, पेयर, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो ये था ब्रोंस्टर-लॉरी का सिद्धांत। जो क्या पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रोंस्टर-लॉरी का सिद्धांत। अब इसकी देखिए विशेषता ये है कि ये जल ना भी हो, मतलब अगर जल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता देगा कि वो अम्ल है कि क्षार। देखो कहीं यहाँ पे जल दिख रहा है इस रिएक्शन नहीं, फिर भी इसने बताया कि ये अम्ल और ये क्षार है। ठीक है, एक बात ये हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये अणुओं के साथ साथ आयनों का, ठीक है, आयनों की प्रवृत्ति को भी बताता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। देखो जैसे यहाँ पे ये बताया कि इसने ये अम्ल है, ये बताया कि ये क्षार है। ठीक है, तो ये अणुओं के साथ साथ आयनों की भी विशेषता को बताता है कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो इसकी विशेषताएं होगी, अब इसकी कमियां क्या हैं। ठीक है, इसकी कमियां क्या हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या कमियां हैं। कुछ देखिए अम्ल ऐसे होते हैं जैसे देखिए AlCl3 और BF3। ठीक है, देखिए आप दोनों ही अम्लों के पास कोई भी, दोनों ही अम्लों के पास कोई भी क्या H है, हाइड्रोजन है नहीं, है ना। और जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये अम्ल नहीं हो सकते, ब्रोंस्टर-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार भी और आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार भी, बट ये फिर भी अम्ल हैं। ठीक है, ये फिर भी क्या है अम्ल है। तो ये क्या था ब्रोंस्टर-लॉरी का ये लिमिटेशन था, उनकी कमी थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो है अम्ल एवं क्षार की मतलब कितना प्रबल होगा कितना दुर्बल होगा, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो पढ़ाया गया है इतने को तैयार करके रखेंगे। ठीक है ना।